नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टैक्स ऑफ थिंग्स का यूट्यूब चैनल और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। जैसा कि आपने अपने थंबनेल में देखा, ये टॉपिक आज डिस्कस करना ज़रूरी क्यों है? तो ज़रूरी है इसलिए है डिस्कस करना क्योंकि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपना ई फाइलिंग पोर्टल चालू कर दिया है। हालांकि अभी बहुत स्मूथ फंक्शनिंग नहीं है उसकी और अभी बहुत सारे ITRs फाइल नहीं हो पा रहे हैं, मगर हम उम्मीद करेंगे कि नियर फ्यूचर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस प्रोसेस को अच्छा कर दे, स्मूथ कर दे, ताकि बहुत सारी ITRs अब जा पाएँ। तो चूँकि अब ITR फाइलिंग का समय आ गया है और अब बहुत जल्द ही हम लोग एक बेहतर और एक अच्छे ITR पोर्टल के लिए इनकम टैक्स पोर्टल पर हम काम करेंगे और अपनी ITR डालेंगे। तो आज ये हमें विषय एक समझना बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे कुछ टॉपिक्स जिसका मैंने आज आपको थंबनेल दिया है। हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक करिए, साथ ही साथ हमें सब्सक्राइब भी करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो बात शुरू करते हैं आज के टॉपिक की। हमने ऐसा महसूस किया है, हमने अक्सर ऐसा देखा है अपनी प्रैक्टिस में कि मेरे कई सारे क्लाइंट्स हैं, वो अपने किसी एक फ्रेंड को लेकर के आते हैं, उनको इंट्रोड्यूस करते हैं और ये बताते हैं कि सर ये आजकल कुछ परेशान चल रहे हैं, ये ऐसा कुछ काम कर रहे हैं और ये सर इनका बैंक स्टेटमेंट है, सर एक बार आप इसको प्लीज़ देख लीजिए और जैसा आपको ठीक लगे इनको थोड़ा सा आप कुशन दीजिए, इनको आप बचाइए। क्या होता है उनके बैंक अकाउंट्स में? बहुत ज़्यादा कैश डिपॉजिट होते हैं। आज इसी के ऊपर हमें चर्चा करनी है। अब चूंकि कैश डिपॉजिट उन्होंने कई ज़्यादा किया होता है तो ये एक चिंता का विषय बनता है। चिंता का विषय इसलिए बनता है कैश डिपॉजिट करना क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये इनकम टैक्स की निगाह में एक स्क्रूपलस ट्रांजैक्शन है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि यदि आप ये कैश डिपॉजिट अपने अकाउंट में कर रहे हैं तो उसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए आपके पास। आप अपना ITR नहीं फाइल करते और आप कैश डिपॉजिट करते हैं तो आप बहुत बड़े खतरे में हैं। खतरा इसलिए क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता है कि आपने अपने अकाउंट में कैश डिपॉजिट किया हुआ है। उसको पता कैसे है? क्योंकि जब आपने अकाउंट खोला था तब आपने उसके अंदर अपना पैन नंबर दिया था, तो पैन नंबर से उसको सब कुछ पता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो आज आपको ये बात भी जान लेनी है कि हम कैसे बचें। यदि आप कैश डिपॉजिट कई ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं अपने अकाउंट में, तो इस बात को समझिए कि आपको हर कैश डिपॉजिट का एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन अपने पास तैयार रखना है कि मुझे ये पैसा कहाँ से मैंने कमाया। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले सेक्शन 69 के अंदर अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट में वो अमाउंट जोड़ देंगे और उसके ऊपर 60% टैक्स लगाएंगे। यदि आप ITR फाइल कर देते हैं तो 60% टैक्स तक आप बच जाएंगे। और अगर आप ITR नहीं फाइल करते हैं तो सेक्शन 147 के अंदर आपको नोटिस भी दे सकते हैं इनकम एस्केपिंग असेसमेंट्स के लिए। ऐसे सेक्शंस पर पेनल्टी के प्रोविजंस हैं, टैक्स भी लगता है और चिंता का विषय है। तो कैश आपको अपने अकाउंट में बहुत ज़्यादा नहीं डालना, जितना भी आपको डालना है उसका आपको पास लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। दूसरी बात हम करते हैं दोस्तों आज ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसमें आप ज़मीन खरीदते बेचते हैं। अगर आप ज़मीन खरीदते बेचते हैं, आप एक प्रॉपर्टी डीलर हैं या आप एक प्रॉपर्टी एजेंट हैं या फिर हायर लेवल पर आप एक प्रॉपर्टी डेवलपर हैं और आप ज़मीन खरीदते बेचते हैं, तो आपके लिए भी ITR ना फाइल करना एक चिंता का विषय है। क्यों आपको ITR फाइल करनी चाहिए? क्योंकि आपके अकाउंट में भी कई सारा पैसा आ रहा होगा। कभी कभी आपके अकाउंट में कैश भी आएगा, कभी कभी आपके अकाउंट में ट्रांसफर्स भी आएंगे, RTGS भी आएगा, नेफ्ट भी आएगा। मगर इन ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम इतना ज़्यादा होगा कि आपको उसको दिखाना ज़रूर चाहिए। अगर आप ऐसे में ITR नहीं फाइल करते हैं तो भी इनकम टैक्स आपसे ये पूछ सकती है कि मुझे ये बताइए, ये ट्रांजैक्शंस, ये पैसे आपने कहाँ से कमाए, आपके पास क्यों आए। जब आप ज़मीन भी खरीदते हैं तब भी आप अपना पैन नंबर लगाते हैं और रजिस्ट्रार जो होता है वो भी एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न भरता है।
तो वो पैन नंबर के साथ भारत सरकार को ये बताते हैं कि इन्होंने ये ज़मीन खरीदी है। सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है कि आपके पास ज़मीन खरीदने का ये पैसा कहाँ से आया। अगर आप रोटेशन कर रहे हैं तो भी ये बात को आप समझिए कि ज़मीन खरीदने का जो पैसा है वो भी आपको लॉजिकली एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा भारत सरकार को। अदरवाइज अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर के अंदर उस पर भी 60% टैक्स लगता है। साथ ही साथ अगर आपको सेल प्रोसीड्स आती है आपके अकाउंट में जो कि हेवी होगी तो भी आपके ऊपर एक संदिग्ध ट्रांजैक्शंस की एक निगाह रहेगी कि आपने अपना ATR नहीं फाइल किया है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है, इसको मुझे बताइए। आप नहीं बता पाएंगे अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट्स के अंदर, उस पर भी टैक्स लगेगा। ज़मीन का व्यापार आप देखिए दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप उसको बिजनेस इनकम ट्रीट कर लीजिए। अगर आप उसको बिजनेस इनकम ट्रीट करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अपनी ज़मीन की खरीद और बिक्री को प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा सकते हैं। साथ ही साथ उसमें आप जो एक्सपेंडिचर करेंगे, जैसे बाउंड्री बनवाना, गड्ढा खुदवाना या गड्ढा पटवाना है आपको, तो ये सब जो आपके खर्चे हैं ये आपको इसकी छूट मिलती है खर्चों की। जो अंत में बचेगा उसको हम नेट प्रॉफिट बोलेंगे और उसी को इनकम टैक्स में दिखाएंगे। तो आपको ऐसा करना चाहिए कि आप अपना ITR ज़रूर दाखिल करें। आप दूसरा रास्ता भी आप चुन सकते हैं जो कि कैपिटल गेन्स का रास्ता है। कैपिटल गेन्स के अंदर आप नॉर्मली जो भी ज़मीन बेचते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो आप ज़मीन खरीदते हैं वो माइनस हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो माइनस हो जाएगी। अगर ये 3 साल से ऊपर चली जाती है, लॉन्ग टर्म बन जाएगी, तो आपको इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट मिल जाएगा इसके ऊपर। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप कैपिटल गेन से भी दिखा सकते हैं उसको। मगर आपको ऐसी ज़मीन की खरीद फरोख्त दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं दिखाते तो भी आपके लिए ये चिंता का विषय बन जाता है। इनकम टैक्स वाले आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया और ये ट्रांजैक्शंस आपने कैसे किए, क्योंकि इनकम टैक्स की अब निगाह ऐसे ही सब लोगों पर है, ऐसे ही सारे ट्रांजैक्शंस पर है, क्योंकि सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है और सारा डेटा उसके पास अब ऑनलाइन मोड से ही आ जाता है। इसलिए अब इनकम टैक्स की कोई तकलीफ नहीं है डेटा कलेक्ट करने के लिए। डेटा उसके पास ऑटोमेटिक आता है और डेटा प्रोसेसिंग मशीन्स लगी हुई हैं। हर कोई अब वहाँ पर सतर्क है। ऐसे ट्रांजैक्शंस को ये लोग ढूंढते हैं ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन या टैक्स बेस बन सके। जो हमारा आज का तीसरा ट्रांजैक्शन है जो वो है कि आप लोग जो शेयर ट्रेडिंग करते हैं, जो F&O ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए है। पिछले साल भी लॉकडाउन लगा था, इस साल भी लॉकडाउन लगा और हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो शेयर ट्रेडिंग करने लग गए, जो F&O ट्रेडिंग करने लग गए। कुछ लोगों ने शौक में किया, कुछ लोगों को थोड़ा सा ज्ञान है उसके बारे में, उन लोगों ने बहुत एक्टिवली अब काम करना शुरू कर दिया है। अगर आप लोग ऐसे ट्रांजैक्शंस को अपनी ITR में रिपोर्ट करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आप लोग ऐसे ट्रांजैक्शंस को अपने ITR में रिपोर्ट नहीं करते तो भी आपके लिए एक सरदर्द बन सकता है। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फिर पता है कि आपने ऐसे ट्रांजैक्शंस किए हैं, क्योंकि आपका ब्रोकिंग अकाउंट या डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट आपका जो है वो बगैर पैन नंबर के खुलता नहीं है और भारत सरकार को आपके पैन की सारी पैन बेस्ड सारी डिटेल्स उसको पता है कि आपने ये काम किया और ये काम आपने नहीं किया। अगर आप नहीं दिखाते हैं तो भी आपके पास चिंता का विषय है। आपको वो नोटिस भेज करके ये बात पूछ सकता है कि आप मुझे बताइए ये आपने ट्रांजैक्शंस किए हुए हैं, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। जो आपके बैंक में पैसे आएंगे वहाँ से तो वो भी कहेंगे कि क्यों ना मैं इसको अनएक्सप्लेन क्रेडिट में डाल दूँ, क्योंकि आप इसको मुझे समझा नहीं पा रहे हैं, आपने अपनी ITR दाखिल नहीं करी है। और ये भी हो सकता है कि आपको वो पेनल्टी फॉर कंसीलमेंट ऑफ इनकम भी आपके ऊपर लगा दें। तो अगर आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं तो भी आपको, F&O ट्रेडिंग करते हैं तब भी आपको अपना ITR दाखिल करना चाहिए। नहीं दाखिल करना बहुत घातक भी हो सकता है और बहुत आपके लिए सरदर्द भी बन सकता है। ये जो 3 ट्रांजैक्शंस हमने आपसे आज डिस्कस करे, इन तीनों ट्रांजैक्शंस के ऊपर इनकम टैक्स की बड़ी अच्छी निगाह रहती है। इनकम टैक्स वाले ढूंढते रहते हैं ऐसे ट्रांजैक्शंस, क्योंकि उनको इससे काफ़ी अच्छा रेवेन्यू मिलता है, चाहे टैक्स के रूप में हो और चाहे पेनल्टी के रूप में भी हो। इसी के साथ साथ इन लोगों का टैक्स कलेक्शन बेस भी बढ़ता है और प्रमोशंस वगैरह के भी चांसेस बने रहते हैं। तो आज का फ्रेंड्स ये मेरा छोटा सा डिस्कशन था ऐसे 3 ट्रांजैक्शंस के बारे में। जो लोग अपना ITR नहीं फाइल करते उन लोगों को अब सतर्क हो जाना चाहिए।
अपना ITR ज़रूर से फाइल करें ताकि ऐसी किसी भी सिरदर्द से बचें। हमेशा अपने टैक्स प्रोफेशनल से पूछ करके चलें कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मैं फला काम करने जा रहा हूँ, और आप मुझे गाइड करें कि क्या ये काम सही है, ये गलत है, या इसके लिए मैं कौन सा किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर लूँ, कौन कौन से मैं होमवर्क कर लूँ, ताकि मुझे कहीं आगे चल करके दिक्कत ना आए। तो ये हमारा छोटा सा डिस्कशन था। अगर आपको अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए हमारा YouTube चैनल आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।